नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है संस्थाओं के कामकाज। यानी इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप सही प्रकार से कर सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम आ रहा है। यानी इस एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो यहाँ यानी इस चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आज इस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि वीडियो को पूरा देखकर आप क्या इस चैप्टर में जो दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले हम शॉर्ट रूप में क्या इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जिससे और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको केवल ध्यान देना कि इस चैप्टर में आपको 3 प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो वो 3 प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है, जिसमें एक विधायिका है, फिर कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन 3 प्रमुख संस्थाओं के बारे में ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विधायिका का काम क्या मुख्य रूप से। तो विधायिका का मुख्य रूप से जो काम होता है ये क्या होता है, कानून बनाना। जी हाँ, यानी कि कानून बनाना। और कार्यपालिका का मुख्य रूप से जो काम है कानूनों का पालन कराना। और न्यायपालिका का मुख्य रूप से जो काम है जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड देने का जो काम है न्यायपालिका के अंतर्गत की जाती है। एक बात अगर ध्यान रखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये संक्षिप्त रूप से इन तीनों को मिलाकर हम एक नाम जो देते हैं वो क्या देते हैं, सरकार के अंग। यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये क्या है, सरकार के अंग कहे जाते हैं। तो सरकार के जो अंग कहे जाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई सरकार जो होती है ये तो हर जगह है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, यानी कि हर राज्य की भी सरकार अलग अलग होती है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हम इसमें चैप्टर में क्या है, सरकार के अंगों के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो 3 संस्था हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो विधायिका का मतलब होता है जहाँ पर कानून बनता है, न्यायपालिका का मतलब है जहाँ पर कानूनों का जो उल्लंघन करता है उसको दंड देने का न्यायपालिका काम करती है, और जो कानूनों का पालन करवाती है उसे हम कार्यपालिका के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर में हमें केवल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो जो हमारी विधायिका है हम उसे केवल सेंट्रल यानी कि भारत सरकार के स्तर पर करेंगे। यानी कि विधायिका जहाँ पर कानून बनता है केवल भारत सरकार के आधार पर बात करेंगे इस चैप्टर में। तो कानून बनाने की जो सबसे ऊंची संस्था है उसका नाम क्या है, संसद है। अब संसद के अगर देखा जाए तो जो अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है, यानी ये क्या है, संसद के अंग कहे जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं, अगर सदन की बात होती है प्यारे बच्चों तो सदन 2 होता है, लोकसभा, राज्यसभा केवल। ठीक है, अगर संसद के अंग की बात की जाए या संसद का निर्माण किनसे हुआ है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलाकर होगा संसद का अंग। अब आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कार्यपालिका की बात की जाती है तो कार्यपालिका यानी कि कार्यों का, कानूनों का पालन करवाने वाले। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें से अगर देखा जाए मुख्य रूप से राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद आती है। तो इसमें आपको क्या है, राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में पढ़ना है, इनकी मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में पढ़ना है। आगे के चैप्टर में इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर न्यायपालिका की बात होती है तो न्यायपालिका 3 स्तर पर यानी जहाँ पर न्याय दिया जाता है, यानी कि जो कानूनों का उल्लंघन करता है वहाँ पर दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका जो है ये 3 स्तरों पर होती है। तो इसमें से पहला आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, जो क्या पूरे भारत के लिए यानी कि दिल्ली में है। उच्च न्यायालय यानी कि प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होता है, हो सकता है कि किसी 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक न्यायालय दे दिया जाए। और उच्च जिसे जिला न्यायालय, जिला न्यायालय का मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उसे जिला न्यायालय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि इस शॉर्ट पेज की यानी इस पेज के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर को ओवरऑल समझाने की कोशिश किया है। तो एक बार फिर देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर में आपको 3 ही प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करना है। विधायिका जहाँ पर कानून बनता है,
कार्यपालिका जहाँ पर कानूनों का पालन करवाया जाता है। और न्यायपालिका जो कानूनों का उल्लंघन करती है उन्हें दंड देने का जो काम है वो न्यायपालिका करती है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में केवल विधायिका के अंतर्गत संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो संसद में कानून बनता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्यपालिका में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में। और न्यायपालिका में यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट रूप में उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो ये जो आपका विधायिका कार्यपालिका है प्यारे बच्चों, ये क्या है, भारत स्तर पर यानी कि सेंट्रल स्तर पर है। तो अगर ठीक इसी प्रकार से अगर राज्य की बात की जाती है तो यहाँ जैसे यहाँ पर संसद दे रखा है, तो इसी प्रकार राज्य के बारे में जब देखेंगे तो वहाँ पर क्या विधानसभा होगा, विधान परिषद, और अंग के रूप में जो राष्ट्रपति यहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे। कार्यपालिका में अगर देखेंगे तो राज्य स्तर पे तो वहाँ पर ये राष्ट्रपति है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, उपराज्यपाल। सेंट्रल स्तर पे यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस पेज को आप बड़े अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन आंसर को करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। और एक बात और है कि वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें जो नए हैं, और शेयर भी करें वीडियो को, क्योंकि प्यारे बच्चों वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन सब करने में आपको कंजूसी नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट रिवीजन के तौर पे अपने क्वेश्चन को, यानी कि क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 4 है संस्थाओं का कामकाज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्यारा बच्चा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर देखेंगे। यानी कि सरकार से क्या अभिप्राय, यानी कि सरकार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश की व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, कानून लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन कि किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। तो श्री बी सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। थर्ड क्वेश्चन कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में संसद किसे कहते हैं, यानी कि संसद के बारे में कहा जा रहा है। तो भारत में जो है निर्वाचित सदस्यों की जो राष्ट्रीय सभा को हम संसद कहते हैं, यानी कि जो संसद है ये कानून बनाने की सबसे उच्च संस्था है भारत में। और संसद एक ऐसा मंच भी है जहाँ पर क्या है नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण का कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन 5 है कि हमारे देश की तरह जिस देश में संसद सर्वोच्च होती है उस प्रकार की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको क्या कहते हैं, सरकार की संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो संसद के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है। तो संसद की 2 सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए होता है। इसको आपको जानना है। संसद के अंग की बात की जाती है, संसद के अंग कितने हैं। तो संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो सदन की जब बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि सदन में केवल 2 आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है कि संसद का कौन सा सदन जो है जिसको उच्च सदन या अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। तो अभी हमने देखा था कि उसका नाम है राज्यसभा अथवा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि राज्यों की सभा। तो किस सदन को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। तो लोकसभा, यानी कि लोगों की सभा। क्वेश्चन 10 है कि कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में परिवर्तन ला सकती है। तो वह संस्था है संसद, ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून परिवर्तित होता है या कानून नया बनता है तो वो संसद से ही बनता है। तो संसद क्या है, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से देश की मौजूदा कानून में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, कोई विधेयक कब कानून बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कानून बनता है तो उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, विधेयक अलग है, विधायक अलग है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो दोनों सदनों द्वारा जो पारित किए गए जाने के बाद, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब लोकसभा में कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। जब राज्यसभा से भी पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति की सिग्नेचर के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो क्या विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर वही दिया गया कि कोई भी विधेयक कब कानून बनता है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद
राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी क्या विधेयक क्या कानून बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की तरफ। धन संबंधी मामलों में किस सदन को अधिक शक्ति प्राप्त है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि धन संबंधी मामलों में जो क्या है लोकसभा को सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या है ऐसे जो विधेयक को राज्यसभा उसे केवल क्या 14 दिनों तक ही अपने पास रोक सकती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देना कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है, यानी कि जब चैप्टरों को पढ़ेंगे आप तो कार्यपालिका में आपको एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका दी गई है, तो उसको आप पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें से जनता द्वारा जो खास अवधि तक के लिए निर्वाचित होते हैं लोगों को उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी आपने देखा कि जो चुनाव के समय में जो जनता करती है कि जो चुनाव करती है लोगों का, चाहे मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री या जो भी संबंधित मंत्री होते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और उस संस्था का नाम बताना आपको जो प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेवार है। तो संसद क्या है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेवार है। और गठबंधन सरकार क्या होता है। अब सवाल ये कि गठबंधन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, उसमें अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले तो 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर क्या सरकार बनाती हैं, तो उसे ही कहते हैं गठबंधन। तो ये इसमें यही दिया कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से जो बनी सरकार होती है उसे हम कहते हैं, यानी कि जो बनी हुई सरकार होती है उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं या उनकी जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद ये संसद यानी कि विशेषकर संसद में विशेषकर लोकसभा के प्रति ये जवाबदेह होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिका का मुख्य रूप से जो कार्य तो होता है कि कानूनों का पालन करवाए। तो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य सरकार की नीतियों को कार्य रूप में प्रदान करना है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो यह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो होते हैं इसमें। तो प्रजातंत्र में सभी निर्णय राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा क्यों लिए जाते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता ही क्या है लोगों को चुनकर भेजती है। और राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जो मंत्री होते हैं ये अपने फैसलों के लिए लोगों के प्रति क्या है जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन 20 है कि किसके नाम से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या उस देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है और उसी के नाम पे युद्ध संधियां होती हैं, समझौते होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब कानून का शासन का क्या तात्पर्य है। यानी कि कानून का शासन से अभिप्राय कि सभी के लिए क्या एक समान कानून होना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। 2 राज्यों के बीच जो कानूनी विवाद होता है इसके समाधान की जो शक्ति है किस संस्था के पास है। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो न्यायालय है। तो 2 राज्यों के बीच जो कानूनी विवाद के समाधान की शक्ति होती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। तो कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर आप बहुत फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों क्या किया जाए कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये फास्ट रिविजन चल ही रहा है। क्वेश्चन 23 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब सवाल यह हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 24 है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो जब न्यायपालिका के सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं, जिसे न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन के रूप में जाना जाता है। यानी किसी भी कानून पर दोबारा से विचार करना। क्वेश्चन 25 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से जो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है। यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो अध्यक्ष कौन होता है, ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब चलने वाले हैं हम, अब करने वाले हैं कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न या 2 या 3 अंकों में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब तक हमें संसद के बारे में पता नहीं होगा तब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर गर्मी हो रही है, अगर आपको
किसी पंखे या कुछ उसके बारे में अगर पता नहीं है कि उसका यूज क्या है तो तब तक आपको क्या उसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब आपको पता चल गया कि भाई पंखा का यूज मतलब क्या होता है कि हवा करना, तब आपको क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे जो बड़ा अधिकार किसके पास है, संसद को पास है। संसद क्या करती है, सरकार चलाने वालों को क्या नियंत्रित करती है, समय समय पर कानून चेंज करके जो सरकार चलाते हैं उनको क्या नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। सरकार के हर फैसले पर क्या है, संसद का ही नियंत्रण होता है। यानी सरकार जो भी फैसला करती है उस पर संसद का ही नियंत्रण होता है। सार्वजनिक के मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर भी चर्चा के लिए क्या संसद क्या एक सर्वोच्च संघ है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और मंत्रिपरिषद क्या है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन से जो सरकार बनती है उसके नेता को ही क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। फिर क्या है, राष्ट्रपति और क्या करती है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करती है, फिर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करती है। क्योंकि देखो लोकसभा में जैसे पूरे भारत के लिए चुनाव होता है, अब उसमें जिस भी पार्टी को बहुमत मिल गई तो उसके जो नेता को क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश की शासन व्यवस्था को सही प्रकार से वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं जिसमें विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है और ये भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे है कि मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद में आप सभी जानते हैं इसमें जो सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री यानी कि ये महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट, यानी सत्ताधारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, लगभग करीब 25 मंत्री होते हैं। कभी कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप इतना जानिए कि जो कैबिनेट मंत्री है ये प्रमुख विभाग होते हैं और इसके जो मंत्री बनाए जाते हैं ये अलग उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री यानी कि छोटे छोटे विभाग होते हैं, ठीक है, ये उसके हेड होते हैं। राज्य मंत्री मतलब ये क्या होता है कि ये क्या है, दोनों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े ये सहायक मंत्री होते हैं उनके। आगे क्वेश्चन 3 है कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। यानी आपको बताना कि भाई प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है। हो सकता है कि सारे जो क्वेश्चन है आपके 5 या 4 अंकों में भी पूछा जा सकता है, तो परेशान मत होना आप प्यारे बच्चों। तो भारतीय जो प्रधानमंत्री के कुछ अधिकार हैं, क्या अधिकार हैं कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी कि जो प्रधानमंत्री है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के जो कार्य है इनका भी क्या समन्वय करते हैं, बंटवारा करते हैं और विभिन्न विभागों की सामान्य भी निगरानी भी करते हैं, चेक भी करते रहते हैं और मंत्रियों के कामों का वितरण भी करते हैं। मंत्रियों के कामों का वितरण करते हैं और किसी मंत्री को बर्खास्त भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि समय पर प्रधानमंत्रियों के द्वारा क्या है, मंत्रिमंडल का विस्तार या चेंज किया जाता है। सरकार का मुखिया के रूप में, यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है वो एक तरह से सरकार के मुखिया के रूप में होता है और जो सभी प्रकार के जो विवाद होते हैं इनका जो अंतिम निर्णय ये प्रधानमंत्री ही करते हैं। क्वेश्चन 4 आपका कि कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी 5 नंबर में भी पूछा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्यपालिका होता क्या है। मुख्य रूप से कार्यपालिका का मतलब होता है कि कानूनों का पालन करवाना। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले भी करते हैं। तो सभी अधिकारियों को क्या है, सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका क्या है, इसमें अंतर देखते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका को देखते हैं सबसे पहले। तो जनता के द्वारा जो खास अवधि के लिए जो निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यानी कि जनता जिनको चुनकर भेजती है वोट देकर, तो वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, चाहे विधायक हो जाएं या संबंधित मंत्री हो जाएं। तो राजनीतिक नेता भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसा भी हमने बताया है। जो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं ये क्या होते हैं कि विभिन्न प्रक्रिया यानी एग्जाम के द्वारा या लंबे समय के द्वारा जिनकी नियुक्ति होती है उन लोगों को यह अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम जो करने वाले हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 या 5 अंकों वाले प्रश्न होते हैं।
तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यता, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता और यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में आपको बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है नियुक्त होने के लिए कुछ उनकी योग्यता है, क्या क्या है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, और उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, और वो दिवालिया या सजागता ना हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, कौन, राष्ट्रपति। और फिर इसी पे देखते हैं कि राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य या शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो सभी सरकारी जो गतिविधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, और सभी प्रमुख फैसले और नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर भी होती हैं, और सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, यानी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर। और किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भी जाता है हस्ताक्षर के लिए, जो अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हेडिंग डालकर। जैसे आपने लिख दिया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित शक्तियाँ, तो इसमें राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है उसको आपको बता देना कि भाई राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, और दूसरा आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उस पर क्या है कि उस पर जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो कानून नहीं बनता। तो यह क्या विधायी संबंधी शक्तियाँ हो जाएगा। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ को लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ भी लिख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति के अधिकार यानी कार्य शक्तियाँ इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा यानी कि जब डिफरेंट आपको निकालना है तो चाहे आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई दो पार्ट कर लिया, इधर लोकसभा लिख लिया, इधर राज्यसभा। ठीक है, या तो दोनों को अलग अलग बता दीजिए, तो ये अपने आप क्या तुलना भी हो जाएगी। तो लोकसभा के बारे में देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये जनता के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट है ना, प्रत्यक्ष। और इसके जो अधिकतर जो इसके मामले में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास होता है। तो लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान समय में देखा जाए 543 है, और लोकसभा के सदस्यों के जो कार्यकाल ये 5 वर्ष के लिए होता है, सभी जानते हैं। पैसे के मामलों में यानी धन संबंधी जो अधिकार है ये लोकसभा के पास है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा का होता है। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं कि सदस्यों की जो वर्तमान जो संख्या ये 245 है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल ये 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार जो राज्यसभा के पास होता है। सदस्य कम होने के कारण विचारों को जो प्राथमिकता इसमें नहीं मिल पाती, क्योंकि भाई जहाँ पर सदस्यों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होंगे उनका बहुमत ज़्यादा होता है। तो धन संबंधी जो मामला है इस पर इनके पास कम अधिकार होता है, मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये दोनों तुलना थी। अगला क्वेश्चन है कि भाई न्यायपालिका किसे कहते हैं, अब इसके कुछ क्या अधिकार आपको बताना है। तो सबसे बात कि न्यायपालिका का जो मुख्य होता है कि जो कानूनों का उल्लंघन करती है उसको दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका क्या है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है भाई भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है। और न्यायपालिका के अधिकार क्या है, पावर है। तो न्यायपालिका क्या करती है, एक संवैधानिक संस्था होती है, उसके पास न्याय करने का अधिकार होता है, कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार भी होता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है न्यायपालिका के पास। तो अगर देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने न्यायालय हैं, 3 प्रकार के न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि पूरे देश के लिए, उच्च न्यायालय राज्यों के लिए, जिला न्यायालय यानी स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है, तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी न करें। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और भी इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस धैर्य बना कर रखना है, एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना है, पढ़ के जाना पूरे चैप्टर को, आप एग्जाम में अच्छा इसको कर पाएंगे। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो बहुत अच्छी आई होगी, आप चैप्टर को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे।
तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।